आज का हमारा जो टॉपिक है इट्स कॉल्ड स्टीरियो रिकंस्ट्रक्शन। अभी तक हम जो करते आ रहे हैं, हमने मोनोक्यूलर इमेजेस की ज्योमेट्री देखी है, यानी हमने सिंगल कैमरा स्टडी किया था, सिंगल पिन होल कैमरा, और उसकी प्रोजेक्टिव ज्योमेट्री के उसमें दुनिया का पॉइंट किस तरह प्रोजेक्ट होके पिक्सल बनता है, ये सारा जो हमने देखा था ये एक कैमरे के लिए देखा था। आज का लेक्चर है बाइनोक्यूलर केस में, जिसमें यू हैव टू पिन होल कैमरास। और हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इवन जो ह्यूमन विजुअल सिस्टम है ना, हमारी दो आंखें हैं, और ऑलमोस्ट सारे एनिमल सिस्टम्स भी ऑलमोस्ट उनकी दो आंखें होती हैं। दो आंखों से होता ये कि आपकी एक आंख में तस्वीर बनती है और जो दूसरी आंख में तस्वीर बनती है वो थोड़ी सी फर्क बनती है, क्योंकि उन दोनों आंखों का एंगल फर्क है। एक ही चीज़ को देख रही हैं दो आंखें, लेकिन एक आंख से तस्वीर फर्क बनी, दूसरी से फर्क बनी। ये जो तस्वीरों में थोड़ी सी डिस्पैरिटी थी ना, फर्क जो था, इसकी बेस पे ह्यूमन एंड एनिमल ब्रेन्स, इसकी बेस पे 3D वर्ल्ड में डेप्थ का एस्टिमेट लगाते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि 3D रिकंस्ट्रक्शन का एक बड़ा प्रिलिमिनरी बड़ी बेसिक लेवल की 3D रिकंस्ट्रक्शन जो है ना, वो आपकी आंखों में जो दो तस्वीरें बनी हैं उन तस्वीरों के फर्क से वो रिकंस्ट्रक्शन एक हो जाती है, बड़ी बेसिक लेवल की। हमारा मकसद इस लेक्चर में ये है कि हमने एज एक्यूरेट एज पॉसिबल 3D रिकंस्ट्रक्शन करनी है बेस्ड ऑन टू इमेजेस ऑफ द सेम सीन। इसको स्टीरियो, ये जो दो कैमरा होते हैं इसको हम स्टीरियो कहते हैं, और इन दो इमेजेस से 3D को रिकंस्ट्रक्ट कर लेना, इसको स्टीरियो रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। ये सारा कुछ करने के लिए आज के लेक्चर का जो फोकस है ना, वो है कि जिस तरह हमने जब सिंगल व्यू का केस देखा था तो पहले हमने कैमरा की ज्योमेट्री देखी थी कि कैमरा में तस्वीर कैसे बनती है। आज हम स्टीरियो की ज्योमेट्री देखेंगे कि जब दो कैमरा वाला केस होता है, कि दो कैमरे हैं एक ही चीज़ को देख रहे हैं, तो इस तरह, और इसमें दो इमेजेस बनती होंगी, तो वो दो इमेजेस कैसे बनती हैं, उनके आपस में क्या रिलेशन है, तो ये कैसी ज्योमेट्री है, तो इसको स्टीरियो ज्योमेट्री कहते हैं। इसको एपीपोलर ज्योमेट्री भी कहते हैं। आज का फोकस जो है एपीपोलर ज्योमेट्री होगी। बट बिफोर वी गेट इनटू स्टीरियो ज्योमेट्री, हम बेसिक मैथ बैकग्राउंड पहले कुछ देख लेते हैं। कुछ दो तीन चीज़ें हैं जो वो मैथ का बैकग्राउंड है उसको कवर कर लेते हैं, फिर स्टीरियो ज्योमेट्री पे आएंगे। एक चीज़ तो आप पहले देख चुके हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। ये सिर्फ 3 डिमेंशनल स्पेसेस में होता है। फॉर एग्जांपल R3 में 3 डिमेंशनल रियल नंबर्स की स्पेस, या P2 में, P2 प्रोजेक्टिव स्पेस है 2 डिमेंशनल, लेकिन उसमें होमोजेनस कोऑर्डिनेट अपेंड हुआ होता है, तो वो भी 3 डिमेंशनल बन जाती है। आपने ये सारी डेफिनेशन देखी होगी। हमने ये जब हम ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ रहे थे, होमोग्राफी पढ़ रहे थे, होमोग्राफी एस्टिमेशन पढ़ रहे थे, तो हमने ये देखा था कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो ऑपरेशन है ये एक मैट्रिक्स और वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन से अचीव हो जाता है, और जो मैट्रिक्स है वो पहले वाला वेक्टर यानी u, उससे ये मैट्रिक्स बनता है, और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता था। यानी ये सिमेट्रिक तो है लेकिन नेगेट हुआ है, ठीक है। जहाँ एक U3 है तो उसकी सिमेट्री वाली जगह पे -U3 पड़ा, जहाँ U2 है सिमेट्री वाली जगह पे -U2 पड़ा। सो ये आपने पहले देखा हुआ है, राइट, द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने ये भी पहले कर लिया था कि इस मैट्रिक्स की दो रोज लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं और एक रो जो है वो बाकी दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से बन जाएगी। इसका प्रूफ भी किया था मैंने, यहाँ रिप्रोड्यूस कर दिया है, पर ये सब कुछ हम पहले कर चुके हैं।
सो एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो 3x3 का मैट्रिक्स होता है, इसकी एक रो लीनियरली डिपेंडेंट होती है, विच मीन्स इसका रैंक 3 नहीं हो सकता, इसका रैंक 2 होता है। और जो u क्रॉस v जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ये भी एक 3 डायमेंशनल वेक्टर होता है जो u के भी ऑर्थोगोनल है और v के भी ऑर्थोगोनल है, जो कि यहाँ फिगर में ड्रॉ किया हुआ है। यानी आपके पास लेफ्ट वाली फिगर में u है और v दो वेक्टर्स हैं, और इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो यू कैन सी के u से भी ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में और v से भी ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में। What happened here? Okay. और u क्रॉस v जो है, इनका एरिया जो है, सॉरी, क्रॉस प्रोडक्ट का जो वेक्टर आता है, इसकी जो लेंथ होती है वो u और v से जो पैरेललोग्राम अगर आप बनाएं u और v से, इसको क्लोज कर दें, तो उस पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो क्रॉस प्रोडक्ट की लेंथ होती है। सो अगर क्रॉस प्रोडक्ट की लेंथ 0 आ जाए, क्रॉस प्रोडक्ट की लेंथ 0 कब आती होगी? जब क्रॉस प्रोडक्ट का वेक्टर 0 0 0 आ जाए, ठीक है। सो जब क्रॉस प्रोडक्ट का वेक्टर 0 0 0 आ जाए, यानी उसकी लेंथ 0 आ जाए, इसका मतलब है कि इस पैरेललोग्राम का एरिया 0 होगा। और अगर इस पैरेललोग्राम का एरिया 0 सिर्फ तब हो सकता है जब u और v एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करते हो। अगर इनकी डायरेक्शन फ़र्क होगी तो पैरेललोग्राम का कुछ ना कुछ एरिया होगा। अगर डायरेक्शन दोनों की एक ही है, चाहे साइज़ फ़र्क हो, पर डायरेक्शन अगर सेम है, तो पैरेललोग्राम नहीं बन सकेगा, उसका एरिया 0 होगा। सो ये हमारे पास एक क्या कहेंगे, क्लू या कंस्ट्रेंट आ जाती है कि अगर डायरेक्शन सेम है वेक्टर्स की, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, 0 वेक्टर 0, 0, 0। ओके, अच्छा, अब देख लेते हैं, क्योंकि आज के लेक्चर में हम होमोजेनस स्पेस में होमोजेनस कोऑर्डिनेट्स के साथ काफ़ी ज़्यादा काम करेंगे। हमने देखना है कि लाइंस कैसे रिप्रेजेंट होती हैं और पॉइंट्स कैसे रिप्रेजेंट होते हैं। पहले पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट तो हम पहले भी देख चुके हैं कि आपके पास 2 डिमेंशंस में एक पॉइंट है x, y, उनको यूक्लिडियन कोऑर्डिनेट्स में वैसे लिख देते हैं x, y। उसकी जो होमोजेनस रिप्रेजेंटेशन है वो 1 अपेंड कर देते हैं, तो ये टिल्डा जब मैं डालूंगा तो ये होमोजेनस रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। मेरे पास एक पॉइंट है m1 और एक पॉइंट है m2, ठीक है, यूक्लिडियन कोऑर्डिनेट्स हैं इसके ये। लेकिन m1 और m2 सेम पॉइंट नहीं है, फ़र्क पॉइंट्स हैं, ठीक है। और मेरे पास एक लाइन है, लाइन की रिप्रेजेंटेशन हम इस तरह से करते थे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। ये रिप्रेजेंटेशन आपको याद है, फेमिलियर है आप इससे? तो इस रिप्रेजेंटेशन में देखें कि जो एक्स वाई है, ये तो लाइन के पॉइंट्स थे, वो पॉइंट्स, वो एक्स वाई जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते होंगे, मैं कहूँगा वो लाइन के पॉइंट्स हैं। लाइन के पैरामीटर्स कौन से हैं जो डिफाइन कर रहे हैं? हाँ, a1, b1, c1, ये वो 3 नंबर्स हैं जो डिफाइन कर रहे हैं कि मैं किस लाइन की बात कर रहा हूँ। a1 को ज़रा सा चेंज कर दूँ तो नई लाइन बन जाएगी, b1 को ज़रा सा चेंज करूँगा नई लाइन बन जाएगी, c1 को चेंज करूँगा नई लाइन बन जाएगी। सो द पैरामीटर्स ऑफ द लाइन आर a1, b1 एंड c1। इसलिए मैंने जब लाइन को भी रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ पे मैंने कहा है कि लाइन L1 इज रिप्रेजेंटेड बाय दीज पैरामीटर्स a1, b1, c1। इट टर्न्स आउट कि ये भी 3 नंबर्स हैं, ठीक है। इसका मतलब है मैं होमोजेनस कोऑर्डिनेट्स में किसी पॉइंट m1 को रिप्रेजेंट कर लूँगा x1, y1 और होमोजेनस कोऑर्डिनेट 1 अपेंड किया हुआ है। किसी पॉइंट m2 को x2, y2, 1 इस तरह रिप्रेजेंट कर दूँगा। और होमोजेनस कोऑर्डिनेट्स में, होमोजेनस स्पेस में लाइन को भी मैं उसके 3 पैरामीटर्स को मैं एज अ वेक्टर लूँगा, कि जैसे p2 का ये वेक्टर है, ये सारे p2 के वेक्टर हैं। यानी 2 डिमेंशनल प्रोजेक्टिव स्पेस में मेरे पास लाइन पॉइंट्स भी 3 नंबर से रिप्रेजेंट होते हैं
और लाइंस भी 3 नंबर से रिप्रेजेंट होती हैं। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? ओके ओके व्हाट हैपेंड? ओके, अब ये मैं 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने 2 इस स्लाइड पे हैं। अगर कोई पॉइंट M1 लाइज ऑन लाइन L1 तो फिर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है, मैं इसकी फिगर ड्रॉ कर देता हूँ कि मेरे पास कोई लाइन थी L1 और मेरे पास कोई पॉइंट था M1 ये पॉइंट है, L1 ये लाइन है। अगर M1 लाइन L1 पे लाई करता है तो फिर हमने प्रूव ये करना है कि M1 होमोजेनस कोऑर्डिनेट्स में M1 ट्रांसपोज L1 जो है ये 0 आएगा। प्रूफ ये है, इफ़ M1 लाइज ऑन लाइन L1 तो आप उसको ऐसे नहीं लिखेंगे, क्या ये लाइन की इक्वेशन नहीं है? और उस लाइन की इक्वेशन में यहाँ पे क्या ये M1 के कोऑर्डिनेट्स नहीं डाले मैंने? M1 के ये कोऑर्डिनेट्स थे x1 y1, ये था वो पॉइंट। तो मैंने लाइन 1 की जो इक्वेशन थी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, उसके अंदर x और y जब डालने थे वो मैंने M1 के कोऑर्डिनेट्स डाल दिए, x1 और y1। अग्रीड? यस सर। ठीक है, यानी मैंने कहा कि अगर आप कहते हैं कि ये इस पे लाई करता है तो ठीक है, फिर ये लाइन की इक्वेशन सेटिस्फाई करता होगा। कर दिया। ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x1 को y1 को और यहाँ पे 1 जो मल्टीप्लाई हो रहा है c1 से, इनको अलहदा कर दिया है और जो लाइन के पैरामीटर्स थे a1 b1 c1 उनको ऐसे लिख दिया है। क्या ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है 2 वेक्टर्स का? यस सर। जिसमें ये वाला जो वेक्टर है क्या ये M1 की होमोजेनाइज्ड रिप्रेजेंटेशन नहीं है, x1 y1 1? यस सर। उसका ट्रांसपोज कर दिया और ये लाइन की रिप्रेजेंटेशन थी L1 इक्वल 0, और यही मैंने प्रूव करना था, प्रूव हो गया। एनी क्वेश्चंस? रिमशा नाम था और एमन। क्लियर है? ओके। सेकेंड पॉइंट, if M1 is the intersection of 2 lines L1 and L2, then L1 cross product L2 will give you the intersection. इसको डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। What I'm saying is कि मेरे पास एक लाइन है L1, एक और लाइन है L2, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जिसको आप कह रहे हैं M1 कह लें, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, अगर आपने मुझे लाइंस दे दी हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट करें, मुझे पॉइंट मिल जाएगा इंटरसेक्शन का। ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं। और अगेन ये बस केयरफुल रहिएगा, कई दफ़ा मैं सिर्फ यूक्लिडियन कोऑर्डिनेट्स में लिख रहा हूँ और कुछ दफ़ा मैं प्रोजेक्टिव स्पेस में लिख रहा हूँ, क्योंकि ये जो प्रूफ्स हैं ये प्रोजेक्टिव स्पेस में है। ठीक है, यहाँ भी प्रोजेक्टिव स्पेस में ये डॉट प्रोडक्ट 0 था, इधर भी प्रोजेक्टिव स्पेस में जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोजेक्टिव स्पेस वाला ये वेक्टर आ जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट का। प्रूफ इसका देख लेते हैं। अगर M1, मेरे साथ रहिएगा, अगर M1 इंटरसेक्शन पे है, इसका मतलब है पॉइंट M1 लाइन L1 पे लाई करता है, यस और नो? यस सर। और अगर ये इंटरसेक्शन पॉइंट है तो क्या ये लाइन L2 पे भी लाई करता है? यस सर। ओके,
दोनों पे लाई करता है। और अभी हमने इस इधर ये जो रूल 1 पढ़ा था, पॉइंट नंबर 1 जो पढ़ा था अभी, इसमें हमने यही देखा है ना कि अगर M1 L1 पे लाई करता है तो M1 ट्रांसपोज L1 0 आएगा। अग्रीड? Yes, sir. और अगर M1 पॉइंट लाइन 2 पे भी लाई करता है तो उसका भी डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। Right, sir. ओके अच्छा, जब दो ओके अब होमोजेनस स्पेस में रहें, आप कहें कि ये कोई एक वेक्टर है, ये कोई दूसरा वेक्टर है, और इनका मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया है, आंसर 0 आ गया है। क्या पता लगा? दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया है। व्हाट डज दैट टेल यू? They are the same line. नोप। अब लाइंस और पॉइंट्स को भूल जाएं, बस दो वेक्टर्स हैं, उनका डॉट orthogonal है. वो ऑर्थोगोनल है। एग्जैक्टली। सो मैं इसको यहाँ फिर से लिखता हूँ कि M1 होमोजेनस स्पेस में ट्रांसपोज किया L1, ये मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया, ये 0 आ गया। दिस इम्प्लाइज कि जो भी ये वेक्टर था, 3 नंबर्स का जो भी वेक्टर था, भले ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करता था, लाइन को करता था, जिसको भी करता था, आई डोंट केयर, ये जो भी वेक्टर था 3 नंबर्स का, दिस वाज ऑर्थोगोनल टू दिस अदर वेक्टर। बताइए, इज दिस क्लियर? Yes, sir. ये तो क्योंकि डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है, जब डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए इट मीन्स कि ये दोनों वेक्टर ऑर्थोगोनल थे। सिमिलरली जब आप कहते हैं कि वही पॉइंट दूसरी लाइन पे भी लाई करता है, तो लाई करने की कंडीशन तो ये है। और अब मैं अगर इनको वेक्टर्स के तौर पे देखूं तो डॉट प्रोडक्ट 0 है, विच मीन्स कि ये दो वेक्टर्स जो हैं ये ऑर्थोगोनल हैं। यहाँ से क्या पता लगा? M1 is orthogonal to both, है ना, both L1 and L2। यहां तक मेरे साथ हैं कि नहीं? Yes, sir. रिमशा? यस सर। आप लोग मुझे लगता है जबरदस्ती यस कह देते हैं। नहीं सर, समझाती फिर कहती हैं. अच्छा नो अच्छा, सर। ठीक है। सो अगर ये ऑर्थोगोनल है दोनों पे, अब मेरा सवाल वो कैसा वेक्टर होगा जो L1 के भी ऑर्थोगोनल है और L2 के भी ऑर्थोगोनल है? ये कैसा वेक्टर होता है? सर उनका क्रॉस प्रोडक्ट करने से इनका क्रॉस दोनों प्रोडक्ट के ऑर्थोगोनल एक वेक्टर आता है. एग्जैक्टली। अगर आप L1 क्रॉस L2 करते हैं, इसका आंसर दोनों के ऑर्थोगोनल होता है। ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन में देखा था। तो और M1 भी हम कह रहे हैं, M1 भी दोनों के ऑर्थोगोनल है, L1 क्रॉस L2 भी दोनों के ऑर्थोगोनल होता है। देयरफॉर वी आर फोर्स्ड टू कंक्लूड कि M1 मस्ट बी दिस वेक्टर। तो यहां से पता लग गया कि अगर आपको दो लाइंस दी हुई हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट दें, क्रॉस प्रोडक्ट कंप्यूट करें, वो जो 3 नंबर आते हैं वो इंटरसेक्शन पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके अब थर्ड चीज़ वो बहुत सिमिलर है नंबर 2 से। अब मेरे पास लाइन एक है, लेकिन वो दो पॉइंट्स को कनेक्ट करती है, M1 और M2। सो सिचुएशन ये है, आई हैव वन पॉइंट हेयर, लेट्स कॉल इट M1, आई हैव अनदर पॉइंट हेयर, लेट्स कॉल इट M2, एंड आई वांट टू फाइंड दिस लाइन। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूं कि मैं ये प्रूफ सामने लिखा हुआ है और ये आप लोग बाद में देख लीजिएगा। इसकी रीजनिंग, इसका लॉजिक बिल्कुल वही है जो प्रूफ नंबर 2 पे था अभी। ठीक है, बिल्कुल वही काम हो रहा है यहाँ पे। सो आई स्किप द प्रूफ। मैं को वैसे बता देता हूँ कि यहाँ से पता क्या लगा कि अगर आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है और मैं उन 2 पॉइंट्स के बीच में से गुजरने वाली लाइन ढूंढना चाहता हूँ, तो वो उन 2 पॉइंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट करें। जो 3 नंबर्स आएंगे वो उनमें से गुजरने वाली लाइन को रिप्रेजेंट करते होंगे। ठीक है जी।
और आपकी प्रैक्टिस के लिए ये एक दो सवाल हैं, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। आई हाईली रिकमेंड कि आप ये करें, आपको या स्ट्रांगली सजेस्टेड कि ये करें। आगे चलें जी, असल चीज़ पे आए अब। Yes, sir. बिफोर वी गो टू 2 कैमरास, लेट्स सी कि 1 कैमरा में क्या था। मैं इतना बता दूं कि आज का जो लेक्चर है इसमें मैं कैलिब्रेटेड कैमरा की बात कर रहा हूँ, विच मीन्स कि मेरे पास कैमरा का जो प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है ना 3/4, वो नोन है, कैलिब्रेट कर चुका हूँ मैं, ठीक है। और अगर ये नोन है, इसका मतलब है कि मैं अगर चाहूँ तो मैं ये डीकम्पोजिशन भी कर सकता हूँ, यानी मेरे पास इंट्रिंसिक पैरामीटर्स भी हैं और एक्सट्रिंसिक पैरामीटर्स भी हैं, तो अगर मैं चाहूँ तो इनको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। सो एक कैलिब्रेटेड कैमरा में जब आप कहते हैं कि मेरे पास एक ये वाला पिक्सल था, सो कैलिब्रेटेड कैमरा का मतलब है कि आप उसका सेंटर फाइंड कर सकते हैं कि नहीं, कैलिब्रेटेड कैमरा का बिल्कुल। कैसे फाइंड होता है? सर वो PC इक्वल टू 0 था, नल वेक्टर, नल वेक्टर फाइंड कर लिए। हाँ, सो प्रोजेक्शन मैट्रिक्स का नल वेक्टर, तो ये सी तो आपके पास मौजूद है, इसका मतलब। और अगर आप मुझे कोई पिक्सल बता देते हैं तो मैं ये पिक्सल से पीछे प्रोजेक्ट होने वाली जो रे है ना, ये ग्रीन रंग की, ये रे कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ, मैं बैक प्रोजेक्ट कर सकता हूँ। मैं सी को और स्मॉल एम को जोड़ूंगा और ये ग्रीन रे बना लूँगा। और जब तस्वीर खिंची थी, लेट्स से दुनिया का जो पॉइंट था वो यहाँ पे एम पे पड़ा था, जब तस्वीर खिंची थी तो ये स्मॉल एम बन गया। लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए इसको अब ज़रा छुपा देता हूँ कि जब आपको इमेज का पॉइंट दिया जाता है, अब आपको सिर्फ इतना पता लग सकता है कि जो असली पॉइंट था ना कैपिटल एम, वो इस रे पे कहीं हो सकता था। हो सकता है कैपिटल एम यहाँ पे होता, हो सकता है कैपिटल एम यहाँ पे होता, हो सकता है कैपिटल एम यहाँ पे होता। डू यू गेट द पॉइंट? कि गिवन द इमेज आप 3D रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। 3D रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है कि मैं एक्चुअल एम पे पहुंच जाता, कि असल में दुनिया पे जहां पे पड़ा था वहां पे पहुंच जाता। ये नहीं मैं कर सकता। आई हैव लॉस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट डेप्थ। जैसे मैंने प्रोजेक्ट किया, डेप्थ की इंफॉर्मेशन ख़त्म हो गई है। अब मैं ये रे तो बैक प्रोजेक्ट कर सकता हूँ। इतनी कंस्ट्रेंट मेरे पास है कि जो दुनिया का असल में पॉइंट था वो इस रे पे कहीं ना कहीं होता होगा, वो यहाँ पे नहीं हो सकता। हाँ, वो यहाँ पे नहीं हो सकता और कहीं नहीं हो सकता, इस रे पे हो सकता। कहाँ पे पता नहीं, अलॉन्ग द रे मुझे नहीं पता किधर। ओके, लेकिन अगर आपके पास 2 व्यूज़ हैं, सो आपके पास 2 कैमरा थे, दोनों कैलिब्रेटेड थे, ठीक है, विच मीन्स कि आपके पास नॉन कैमरा मैट्रिक्स था P पहले कैमरे का, और नॉन कैमरा मैट्रिक्स था P प्राइम कह देते हैं दूसरे कैमरे का। तो इन विच केस आप C भी मालूम कर सकते हैं, फर्स्ट कैमरा सेंटर, दूसरे कैमरे का सेंटर मालूम कर सकते हैं। और अगर आपको ये भी पता है कि अगर मैं आपको बता देता हूँ कि ये इमेज पॉइंट M यहाँ पे था, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट था वो M प्राइम यहाँ पे था। अगर मैं आपको इमेजेस को देख के मैनुअली खुद बता देता हूँ कि M यहाँ पे है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे। अच्छा, अगर मैनुअली ना करें तो तब हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? अगर मैं ढूंढना चाहूँ कि ये M मैं आपको दे देता हूँ ये वाला पॉइंट, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट अगर आपने इस इमेज में ढूंढना है, क्या करेंगे?
तो दूसरे कैमरे से भी इमेज ले लेंगे। है, इमेज है आपके पास, ठीक है। अब उस इमेज में क्या करेंगे? सिर्फ डिस्क्रिप्टर से करेंगे। हाँ, दैट इज़ वन ऑप्शन, दैट इज़ वन ऑप्शन कि हमने सिर्फ डिस्क्रिप्टर्स मैचिंग की थी और सिर्फ डिस्क्रिप्टर से हमने मैचिंग पॉइंट्स निकाले थे, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स निकाले थे। सो सिर्फ डिस्क्रिप्टर से कर लेना इज़ वन ऑप्शन। हमने कोरिलेशन भी पढ़ी थी। डिड वी एवर स्टडी कोरिलेशन? सर ये चीज़ याद नहीं पड़ी। चलें, ठीक है, कोई बात नहीं, या हम आगे जाके पढ़ लेंगे। पॉइंट इज़ कि इमेजेस के अंदर पॉइंट्स को या पिक्सल्स को मैच करने के तरीके एग्जिस्ट करते हैं, ये हम बाद में देख लेंगे। अभी मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि या तो आपने किसी तरीके से या आपको किसी ने मैनुअली बता दिया है कि m के कॉरस्पॉन्डिंग m प्राइम है, ठीक है। हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं किसी ना किसी तरीके से। अगर आपको m का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट m प्राइम पता है तो आप ये ग्रीन रे बैक प्रोजेक्ट करें, आप ये पर्पल रे बैक प्रोजेक्ट करें, ये दो रेज जहाँ पे इंटरसेक्ट करती होंगी वहाँ पे सीन पॉइंट पड़ा होगा, वर्ल्ड पॉइंट m। इसको ट्रायंगुलेशन कहते हैं क्योंकि आपके पास असल में ना एक ट्रायंगल बना है, ये ट्रायंगल बना है C, M और C प्राइम का ट्रायंगल। डू यू सी दिस ट्रायंगल? C, M और M C प्राइम का ट्रायंगल। यस सर। तो इस तरह से 3D रिकंस्ट्रक्शन करने को ट्रायंगुलेशन कहते हैं। डू यू अग्री कि 3D रिकंस्ट्रक्शन हो गई है कि मेरे पास एक दुनिया का पॉइंट था, उसकी मैंने एक तस्वीर खींची, उसकी दूसरी तस्वीर खींची, दोनों तस्वीरों से उनकी जो लोकेशंस बनती थी इमेजेस की उनको बैक प्रोजेक्ट किया। ये रेज यानी कैपिटल M could have been somewhere on the green ray, but capital M could also have been somewhere on the purple ray। जहाँ पे दोनों अग्री करते थे वहाँ पे कैपिटल M। That's 3D रिकंस्ट्रक्शन। आपने इमेजेस से 3D रिकंस्ट्रक्ट कर ली। एनी क्वेश्चन? हम एम पॉइंट की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं रियल वर्ल्ड में जो एग्जिस्ट करते हैं। जी, एक्चुअल उसकी रियल 3D में लोकेशन। ठीक है। ओके, अच्छा, एक चीज़ अब और पढ़ लेते हैं। अगर मैंने ये जो पहला कैमरा है, अगर मैं पहले कैमरे को कहता कि ऐसा करो, जो दूसरा कैमरा है ना उसके जो सेंटर पॉइंट है C प्राइम, उसकी तस्वीर खींचो, अगर मैं ये कहता ऐसे, तो ये क्या करता? तस्वीर कैसे खींचते हैं ये? तो अब मेरा ये दुनिया का पॉइंट ये है जिसको मैं M कहता था, जस्ट आपको समझाने के लिए, ये मेरा M बन गया दुनिया का पॉइंट। इसकी तस्वीर खींचनी, कैसे खींचूं? सर M और C को कनेक्ट करेंगे। M और C को कनेक्ट करेंगे, वो ये लाइन आ जाएगी और उस लाइन की इंटरसेक्शन ले लेंगे अपने इमेज प्लेन से। ये मेरा इमेज प्लेन है, राइट? वो जो इंटरसेक्शन है वो ये वाला पॉइंट आया है, उसको मैंने E लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं सिचुएशन रिवर्स कर देता और मैं कहता कि अब मैं दूसरे कैमरे को कहता कि पहले कैमरे के सेंटर की तस्वीर खींचो, वो कैसे होता? उसी तरह ये M बन जाता अब, और M को और C प्राइम जिस कैमरे में तस्वीर खींचनी है, C प्राइम को कनेक्ट करता, लाइन आती, उसकी इंटरसेक्शन लेता, ये E प्राइम एक पॉइंट आ गया। ये जो पॉइंट्स आए हैं ना, एक कैमरे की तस्वीर, जब मैं कैमरा कह रहा हूँ तो उसका सेंटर, हाँ, एक कैमरा सेंटर की तस्वीर दूसरे कैमरे के अंदर, इन तस्वीरों को कहते हैं एपिपोल्स, ठीक है। ये काफ़ी कंसाइज इसकी डेफिनेशन, द इमेज ऑफ वन कैमरा सेंटर इन द अदर कैमरा
इज कॉल्ड द एपिपोल। तो स्टीरियो सेटअप में 2 कैमरास हैं, आपके पास 2 एपिपोल्स होंगे, ठीक है। ई कैसे आया होगा? तस्वीर कैसे खींचते हैं? पी से मल्टीप्लाई करके। किसको? जिसकी तस्वीर चाहिए थी आपको, सी प्राइम की होमोजेनस रिप्रेजेंटेशन में। ई प्राइम कैसे आया होगा? इसमें दूसरे कैमरे ने तस्वीर खींची थी, दूसरे कैमरे का मैट्रिक्स ये था पी प्राइम, और इसने किसकी तस्वीर खींची थी? सी की होमोजेनस रिप्रेजेंटेशन। एनी कंफ्यूजन? और आई शुड यहाँ पे मुझे प्रोजेक्टिवली इक्विवेलेंट कहना चाहिए। एनी क्वेश्चंस? ठीक है, ओके। यस हमें इतना पता लग गया स्टीरियो वाले सिस्टम में कि एपिपोल्स क्या होते हैं, एक दूसरे की तस्वीर होती है, ठीक है, ग्रेट। अब वापस अपने वो वर्ल्ड पॉइंट पे आते हैं। मेरे पास स्टीरियो सेटअप था, मेरे पास ग्रीन रे इस तरह आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा मेरे साथ रहिएगा, ठीक है, और सिर्फ उस पर फोकस करें जो मैं बता रहा हूँ। इमेज में ज़रा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, उसको ज़रा इग्नोर करना है, ठीक है। आप मेरे साथ रहिएगा। मेरे पास सिर्फ फर्स्ट इमेज में एक पॉइंट है स्मॉल m, ठीक, और मेरे पास सेकंड इमेज में कुछ नहीं है। सेकंड इमेज में जो m प्राइम आपको नज़र आ रहा है ना, ये नहीं है मेरे पास। मुझे किसी ने नहीं बताया कि m का कॉरस्पॉन्डिंग m प्राइम कौन सा है। मेरे साथ हैं आप लोग कि नहीं? यस ओके, सो ऑल आई नो इज स्मॉल m, विच मीन्स ऑल आई नो इज कि कैपिटल M इस ग्रीन रे पे कहीं लाई करता होगा। अग्रीड? राइट सर। ओके, अगर कैपिटल M लेट्स से यहां लाई करता है, जहां दुनिया वाला पॉइंट है, तो फिर इस कैपिटल M की तस्वीर सेकंड कैमरा में कहां बनती होगी? यहां पे, राइट? राइट सर। अच्छा, अगर कैपिटल M यहां पे लाई करता था, इसकी तस्वीर कहां बनती होगी? सी से कनेक्ट कर देते हैं। किधर गया? हाँ, लेट्स कनेक्ट इट विद सी। सी प्राइम से। सो तस्वीर क्या यहां बनती? ये तो फॉलो करना बड़ा मुश्किल है। राइट, यहां पे तस्वीर बन जाती। राइट सर। मुझे ब्लैक ड्रॉ करना चाहिए था। ओके फाइन। सो और अगर इस तरह तो मैं कई इस तरह के बना सकता था, पोटेंशियल तस्वीरें, यानी कि अगर M यहां पे था तो फिर यहां तस्वीर बनती, एंड सो ऑन। ये बताइए कि M को जब मैंने बैक प्रोजेक्ट किया, एक सेकेंड, M को जब मैंने बैक प्रोजेक्ट किया तो मुझे पता लगा, स्मॉल m को जब बैक प्रोजेक्ट किया तो मुझे पता लगा कि कैपिटल M इस ग्रीन लाइन पे कहीं भी हो सकता है। फिजिकली तो ये कैमरे के आगे होगा, मैथमेटिकली क्या ये इस ग्रीन लाइन पे पीछे भी हो सकता है? मैथमेटिकली, बिल्कुल सर। यानी कैपिटल M जो है मैथमेटिकली अगर यहां पे होता है जहां माउस है, माउस का कर्सर है, तो तब भी तो
तस्वीर यहीं बननी थी स्मॉल m वाली जगह पे। मैं उसकी एक्सट्रीम पे जाता हूँ कि ये पॉसिबल है कि पॉसिबल नहीं, एक्सट्रीम इस तरह से देख लें, कैपिटल M इस ग्रीन लाइन पे कहीं भी हो सकता था। वेल यहाँ भी हो सकता था जो जहाँ C बना हुआ है। हाँ, वाई नॉट। इस ग्रीन लाइन जो है, ग्रीन रे इन्फिनिटली बड़ी है, इधर को भी इन्फिनिटली आगे एक्सटेंड होती है, इधर को भी इन्फिनिटली एक्सटेंड होती है। तो ये इस ग्रीन रे पे कहीं भी हो सकता था, इसका मतलब सी पे भी हो सकता था। सी की तस्वीर कहाँ बनती है दूसरे कैमरे में? ई प्राइम। हाँ, ई प्राइम। इसका मतलब है कि ये जितने भी इमेजेस बन रही थी ना, एक ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये एम प्राइम वाला पॉइंट, ई प्राइम वाला पॉइंट, ये सारे एक लाइन पे लाई करते होंगे। ये जो यहाँ पे ग्रीन लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये पता है किसकी तस्वीर है? ये इस ग्रीन लाइन की तस्वीर है। ये जो दुनिया में बैक प्रोजेक्टेड रे थी ना ग्रीन, इस पे सारे पॉइंट्स की अगर मैं तस्वीर खींचता तो वो ये वाली लाइन बनती जो यहाँ पे ग्रीन है। अग्रीड? यस सर। और इस लाइन को कहते हैं, इस लाइन को कहते हैं एपीपोलर लाइन। एपीपोलर लाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लाइन हमेशा एपीपोल से गुजरेगी। यानी आप यहाँ पे M की बजाय कोई और पॉइंट ले आते N, लेट्स से N, और N से कोई रे बैक प्रोजेक्ट करते और उस रे की सारी तस्वीरें खींच लेते। क्या ये रे जो है बैक प्रोजेक्टेड, क्या ये C से गुजरती है? यस सर। चूंकि ये C से गुजरती है, इसका मतलब है कि इसकी इमेज E प्राइम से गुजरेगी। राइट सर। इसका मतलब है कि इसका मतलब है मैं जितने मर्जी पॉइंट्स ले आऊँ, M ले आऊँ, N ले आऊँ, आई डोंट नो क्या, Q ले आऊँ, जो मर्जी पॉइंट्स हों, सारों से जो रे बैक प्रोजेक्ट होती है उसने C से तो गुजरना ही गुजरना है, और C की तस्वीर E प्राइम है। इसका मतलब ये सारी जो तस्वीरें आएंगी, यानी जो एपीपोलर लाइंस बनेगी, N की एपीपोलर लाइन जो है, मुझे नहीं पता किस तरह की बनेगी, आई डोंट नो, मे बी इस तरह की बने। N की जो एपीपोलर लाइन थी, Q की एपीपोलर लाइन शायद इस तरह की बन जाए, लेकिन ऑल ऑफ दीज लाइंस विल पास थ्रू E प्राइम। ठीक है? यस सर। तो इसलिए इनको एपीपोलर लाइंस कहते हैं। ठीक है, ओके। एनी क्वेश्चंस? ओके। ये बताइए कि M जो मेरा इमेज पॉइंट था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लाइन आई है मेरे पास, एपीपोलर लाइन, उसको मैंने L प्राइम का नाम दिया है। मुझे आप L प्राइम का कोई फॉर्मूला दे सकते हैं? ये कौन से दो पॉइंट्स में से गुजर रही है? E प्राइम एंड M प्राइम। तो हमने क्या सीखा था कि अगर दो पॉइंट्स में से लाइन गुजरती है उसको कैसे कंप्यूट करते हैं? हम दो पॉइंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। दो पॉइंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। ओके, सो ये जो L प्राइम की जो तीन नंबर्स आएंगे उस लाइन के पैरामीटर्स, वो आएंगे E प्राइम का क्रॉस प्रोडक्ट M प्राइम से, होमोजेनस।
ठीक है, अच्छा, डर तो नहीं गए आप लोग, घबरा तो नहीं गए? आई थिंक अभी से सिंपल सिंपल चल रहा है। चलें, फाइन। अभी मैंने सिर्फ ये कहा है कि एम की कॉरस्पॉन्डिंग कोई एपिपोलर लाइन आनी चाहिए, और एम प्राइम जो है, जो उसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है, वो एपिपोलर लाइन पे नेसेसरली लाई करेगा, राइट? एम को बैक प्रोजेक्ट करें तो कैपिटल एम इस ग्रीन लाइन पे कहीं ना कहीं लाई करता है, कैपिटल एम। इसका मतलब है कि एम प्राइम जो भी इसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट था, वो इस लाइन पे कहीं ना कहीं लाई करता होगा। यानी अगर मुझे आपने ना बताया हो कि एम प्राइम कौन सा पॉइंट है, मुझे इतना ज़रूर पता लग गया है कि एम प्राइम फॉर एग्जांपल यहाँ पे नहीं हो सकता, एम प्राइम यहाँ पे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता यहाँ पे? बताइए। एपिपोलर लाइन, हाँ, क्योंकि कैपिटल एम इस ग्रीन लाइन पे सिर्फ हो सकता है, और इस ग्रीन लाइन की पूरी लाइन की जो तस्वीर बनती है वो यहाँ पे बनती है, एपिपोलर लाइन पे। इसका मतलब है कि एम प्राइम इधर से किसी पॉइंट की तस्वीर थी ना, तो एम प्राइम इस लाइन पे कहीं ना कहीं लाई करता होगा, और ये वो कंस्ट्रेंट बनती है। क्योंकि हर एपिपोलर लाइन एपिपोल से तो गुजरनी है, और दूसरी तो मैं 2 पॉइंट्स उस लाइन पे ले आता हूं कि एक एपिपोल और एक जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है। अगर मैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लूं तो मेरे पास लाइन की रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। और मैं नहीं कह रहा कि अभी मुझे पता लग गया एम प्राइम क्या है, मैं तो सिर्फ ये कंस्ट्रेंट लिख रहा हूं। अग्रीड? चलें आगे, या कुछ दोबारा समझना है कोई? सच पता तो मैं ई प्राइम का भी लिखा ई प्राइम का तो पता है, ये देखें इस स्लाइड पे हमें पता लग गया था, क्योंकि अगर कैमराज कैलिब्रेटेड है तो फिर तो पता है ना? ओके, ये तो थी एपिपोलर लाइन। अभी हमने किया क्या है, हमने फर्स्ट कैमरा से कोई पिक्सल था m, और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड कैमरा में जो लाइन बनती है एपिपोलर लाइन l प्राइम, इसको देखा है। लेकिन हम सिचुएशन को रिवर्स नहीं कर सकते कि अगर m प्राइम मेरे पास होता, अगर मैं इस कैमरा को देख रहा होता और मेरे पास m प्राइम होता, तो आप लोग मुझे बताएं, अगर मेरे पास m प्राइम होता तो आप मुझे m के बारे में क्या बता सकते थे, स्मॉल m के बारे में, कि ये कहाँ पे हो सकता है? सर वो ई और एम को हम ज्वाइन करेंगे, ई जो हमारे ग्रीन वाले जगह पे बनेंगे। एग्जैक्टली, यानी अगर हम इसी लॉजिक को कैमराज रिवर्स करके लगाएं कि अगर आपको कोई कहता है कि m प्राइम एक पिक्सल है मेरे पास, तो मैं m प्राइम से बैक प्रोजेक्ट हुई ये पर्पल रे निकालता हूँ। इसका मतलब है कि कैपिटल M दुनिया वाला पॉइंट इस रे पे कहीं भी हो सकता था। इसका मतलब है कि जो स्मॉल m है, यानी इस कैमरे में तस्वीर, वो इस रे की जो तस्वीर बनती है ना, उस पे कहीं ना कहीं स्मॉल m होना था। इस रे की जो तस्वीर बनती है वो ये बनेगी। ये वाली क्यों बनाई है? क्योंकि पर्पल रे पे C प्राइम लाई करता था, और C प्राइम की जो तस्वीर है वो E है, एपिपोल। इसका मतलब है ये वाली पर्पल रे की जो तस्वीर है वो इधर से तो गुजरनी है, और इसने गुजरना होगा जो भी आपका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है, यानी इधर भी कोई एपिपोलर लाइन बनती होगी। सो अब हम उल्टा चल रहे हैं
corresponding to m prime, I have obtained a line, epipolar line in the first camera. ठीक है, जो हमने पहले किया था अब उसको रिवर्स कर दिया है, कैमरा दूसरा यूज कर रहे हैं. ठीक है, और L की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? L को कैसे लिख सकता हूं? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ E एंड M. हाँ, ये भी एपिपोल का क्रॉस प्रोडक्ट होगा M के साथ. ठीक है, ओके. सो पता ये लगता है हमें कि आप जब भी मुझे कैमरा 1 में, मैं कलर चेंज करता हूँ, अगर आप मुझे कैमरा 1 में कोई पॉइंट देंगे ना, अच्छा कलर नहीं है, हाँ, जब भी आप मुझे कैमरा 1 में आई डोंट नो कोई भी पॉइंट देंगे, n कह देते हैं, तो उस n के कॉरस्पॉन्डिंग कोई मेरे पास एपिपोलर लाइन आती होगी. और जब भी आप मुझे कैमरा 2 में कोई पॉइंट देंगे, लेट्स से Q, तो इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग कैमरा 1 में कोई एपिपोलर लाइन आती होगी. कैसी वाली आएगी? ये आई थिंक इस तरह की कोई आ जाएगी, आई डोंट नो. ठीक है, ये एपिपोलर ज्योमेट्री है कि गिवन अ पिक्सल इन वन इमेज you obtain an epipolar line in the second image and vice versa. Any questions? आगे चलें. Yes, sir. Okay. और इसको कुछ टर्म्स डिफाइन कर देते हैं. ये बिल्कुल वही ज्योमेट्री है जो हम पिछले स्लाइड्स में देख रहे हैं, कुछ नया ऐड नहीं किया मैंने. ठीक है, सिर्फ नाम देने लगा हूं. ये जो प्लेन एक फॉर्म हो रहा है 3D में, ये 3D का पॉइंट है C, ये 3D का पॉइंट है C प्राइम, ये 3D का पॉइंट है M. 3D में अगर एक आपने प्लेन बनाना है ना, तो 3 पॉइंट्स आर इनफ. जिस तरह 2 पॉइंट्स आर इनफ टू मेक अ लाइन, है ना. ये 2 पॉइंट्स यूनिकली डिटरमिन के कौन सी लाइन है. इसी तरह, तो ये तो 2D था, इसी तरह 3D में अगर आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, तो 3 पॉइंट्स यूनिकली डिटरमिन कर लेते हैं 3D में, अगर हम बात कर रहे हैं कि ये कौन सा प्लेन होगा. ठीक है, मैं यहाँ ट्रायंगल सा बना देता हूँ और मैं दिखाना ये चाह रहा हूँ कि इस ट्रायंगल से ऑर्थोगोनल एक वेक्टर बाहर को जा रहा होगा, कि जैसे 3D में था ये ट्रायंगल. तो सो इन 3 dimensions अगर आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, दे यूनिकली डिफाइन सम प्लेन. वेल, मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं, मेरे पास कैमरा सेंटर है, मेरे पास दूसरा कैमरा सेंटर है, और मेरे पास जो भी दुनिया का कोई वर्ल्ड पॉइंट है वो है. ठीक है, दे डिफाइन अ प्लेन इन 3 dimensions. इस प्लेन को हम कहते हैं एपिपोलर प्लेन. ठीक है, ये जो लाइन थी जो दोनों कैमरास को कनेक्ट करती थी, फर्स्ट कैमरा और सेकंड कैमरा सेंटर्स को, इसको बेस लाइन कहते हैं. ये बेस लाइन की इंटरसेक्शन ही थी जो दोनों एपिपोल्स दे रही थी, E प्राइम इधर और E इधर. और नोटिस कि ये जो इमेज का पॉइंट था M, ये भी एपिपोल पे ही लाई करता है.
सॉरी एपिपोलर प्लेन पे, ये जो एपिपोल था ई, एपिपोल ई प्राइम, ये भी एपिपोलर प्लेन पे लाई करते हैं। एम एंड एम प्राइम एपिपोल पे लाई करते हैं। ये जो लाइंस आई हैं एपिपोलर लाइंस, एल एंड एल प्राइम, दे ऑल्सो लाई ऑन द एपिपोलर प्लेन। यानी जो जो हमने पढ़ा है अभी तक, ये सारी एंटिटीज, ये सारे पॉइंट्स, लाइंस, एपिपोल्स, दुनिया के पॉइंट्स, कैमरा के सेंटर्स, ये सारे के सारे एक ही 3D प्लेन पे लाई करते हैं। आर यू कन्विंस्ड कि ये एक ही प्लेन पे लाई करेंगे? और टू कन्विंस यू मोर, अब मैं क्या करने लगा हूं, मैं ये जो इमेज के प्लेन्स थे ना, ये कैप पाई और यहाँ पे पाई प्राइम, जो इमेज के प्लेन्स थे ग्रीन एंड ब्लू, मैं इनको हटाने लगा हूँ। और एपिपोलर प्लेन, उस प्लेन का मैंने सिर्फ एक ट्रायंगल शो किया हुआ है, लेकिन ये एपिपोलर प्लेन तो असल में इन्फिनिटली लार्ज है, इट्स अ प्लेन। मैं अब ये प्लेन को ज़रा सा शो करूँगा और इमेज प्लेन्स ग्रीन और ब्लू इनको ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, ये सारा वही प्लेन है, सब कुछ वही है, मैंने सिर्फ इमेज के प्लेन्स हटा दिए। एंड नाउ इट्स ईजी टू सी कि ये सी उस प्लेन पे था, सी प्राइम उस प्लेन पे था, एम उस प्लेन पे था, इन तीन की बेस पे ये पिंकिश सा प्लेन बना था। और सी और एम को जो लाइन कनेक्ट करती थी, सी भी उसी प्लेन पे है, एम भी उसी प्लेन पे है, तो इनको कनेक्ट करने वाली ये जो ग्रीन लाइन है, ये भी उसी प्लेन के अंदर लाई करती होगी। एम उसी लाइन, ग्रीन लाइन के ऊपर लाई करता था, इसका मतलब एम भी उसी प्लेन में है। इसका मतलब ई भी उसी प्लेन में है, क्योंकि ये बेस लाइन उस प्लेन पे होगी, क्योंकि सी और सी प्राइम उस प्लेन में है। इसका मतलब दोनों एपिपोल्स उस प्लेन में। डू यू सी वेयर दिस इज गोइंग? ये सब कुछ इसी प्लेन के अंदर है। आर यू गाइज कन्विंस्ड? यस। नाउ नोटिस के इस एपिपोल को डिटर्मिन किसने किया है? सी और सी प्राइम, ये तो दो फिक्स्ड कैमराज हैं, अपनी जगह पे पड़े हैं। ये दुनिया का जो पॉइंट था जिसकी बात हम अभी कर रहे हैं, इसकी बेस पे ये एपिपोलर प्लेन बना था। अगर ये दुनिया का पॉइंट, लेट्स से, मैं अब पता नहीं मुझसे सही ड्रॉ होगा या नहीं, पर लेट्स ट्राई। अगर ये पॉइंट जो है एम, अगर ये ज़रा ऊपर को होता, आउट ऑफ द प्लेन, हाँ ऊपर को, और इसको मैं कह देता हूँ कि लेट्स कॉल इट एन, ठीक है। तो इनसे कोई और प्लेन बनना था, फिर वो प्लेन बनना था एन सी और सी प्राइम से, और वो इससे उठा हुआ, ऊपर को उठा हुआ एक प्लेन होता, जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन से ज़रा ऊपर को, बाहर को उठा हुआ प्लेन। ये विजुलाइज कर रहे हैं? आपके ज़हन में कोई तस्वीर बनती है? राइट। तो वो एपिपोलर प्लेन ही फ़र्क होता, लेकिन उसकी भी ज्योमेट्री जो है ना, वो उसी एपिपोलर प्लेन के अंदर सब कुछ लाई कर रहा होता। यानी हर जो दुनिया का वर्ल्ड पॉइंट है, एम हो गया या एन हो गया, कोई भी 3D का जो वर्ल्ड का पॉइंट है, ऑब्जेक्ट का पॉइंट, हर पॉइंट अपने हिसाब से एक एपिपोलर प्लेन बनाता है, और उस पॉइंट के लिए सारी जो ज्योमेट्री आपको चाहिए वो उस एपिपोलर प्लेन के अंदर लाई करती है। ठीक है, ओके। अभी मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, हम इस प्लेन पे क्यों आए हैं, क्यों ये पढ़ रहे हैं? ये जो प्लेनर सरफेस है ना, 3D में एक प्लेनर सरफेस है, इसके कोई भी दो पॉइंट्स ले लें, एम यहाँ पे ले लें और ये एम प्राइम यहाँ पे ले लें। इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है, क्योंकि ये एक ही प्लेन के पॉइंट्स थे, इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है, हाँ, एम और एम प्राइम की जो रिलेशनशिप है वो एक होमोग्राफी होगी, यानी एक
3x3 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा जो m के साथ मल्टीप्लाई करें तो m प्राइम आ जाएगा आपके पास। और मैं उस होमोग्राफी को h पाए लिखता हूं क्योंकि मैं अपने एपिपोलर प्लेन को कहा था ये मेरा प्लेन पाए है। तो ये वो होमोग्राफी है जो एपिपोलर प्लेन पाए के पॉइंट्स को एक दूसरे पे मैप करती है या m को m प्राइम पे मैप करती है। यानी अगर हम वापस इमेजेस पे जाएं तो फर्स्ट कैमरा में जो पिक्सल है उसको सेकंड कैमरा के पिक्सल पे मैप करने वाली जो 3x3 की ट्रांसफॉर्मेशन है वो h पाई है। इट्स अ होमोग्राफी। ठीक है, इसलिए मैं अब ये टर्म लिख लेता हूं यहां पे ना कि अगर आपको सेकंड इमेज में कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट अगर चाहिए होमोजेनस स्पेस में तो आप अपने फर्स्ट पॉइंट को कैमरा 1 वाले पॉइंट को एक होमोग्राफी से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा पॉइंट आ जाएगा। ठीक है जी, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें होमोग्राफी पता है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब ज्योमेट्री इस किस्म की होगी कि ये सब कुछ प्लेनर हो गया है, उस केस में m और m प्राइम के बीच में एक 3x3 इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशन होगी जिससे आप m से m प्राइम पे पहुंच सकते हैं, उसके इन्वर्स से आप m प्राइम से उठ के m पे आ जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे h पाई अभी पता है, बस मुझे पता है कि रिलेशनशिप इनकी ऐसी है। ठीक है, ओके। तो ये फिर बात हम अब नोट कर लेते हैं कि m प्राइम और m एक होमोग्राफी की बेस पे रिलेटेड है। अब आगे चलते हैं, अब सारी चीज़ों को अब जोड़ते हैं। ठीक है, व्हेन वी गैदर एवरीथिंग टुगेदर हमें यह पता लगता है, ये हम पहले ही कर चुके थे कि L प्राइम जो एपिपोलर लाइन थी ये वाली, इसको हमने कहा था कि दिस इज L प्राइम, इसका नाम था। और हमने कहा था कि चूंकि ये एपिपोल से तो गुजरनी है और ये कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट से भी गुजरती है, तो ऐसे पॉइंट्स में से गुजरने वाली लाइन उनके क्रॉस प्रोडक्ट से आती है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे भी कह दिया। अब m प्राइम जो है, अभी हमने पिछली स्लाइड पे देखा कि चूंकि ये एपिपोलर प्लेन से जुड़े हुए हैं, इनके दरमियान एक होमोग्राफी होती है। ठीक है, या इस तरह से देख लें, जो भी पॉइंट्स किसी प्लेन पे लाई करते हैं ना, उनकी तस्वीरें आपस में होमोग्राफी से रिलेटेड होती हैं। आप इसको इस तरह से विजुलाइज करें अपने ज़हन में कि आप अभी लेट्स से लैब में बैठे हैं या अपने कमरे में बैठे हैं, आपके पास आपने एक कैमरा एक हाथ में पकड़ा है, दूसरा कैमरा दूसरे हाथ में पकड़ा है और उन दोनों से तस्वीर खींची है। आपने तस्वीर खींची है अपने फर्श की, द फ्लोर ऑफ योर रूम। ठीक है, और मैं ये कह रहा हूँ कि उस फर्श पे, क्योंकि वो प्लेनर फर्श है आपका, उस पे जितने भी पॉइंट्स हैं ना, उनकी जो तस्वीरें आई हैं, फर्श के पॉइंट्स की जो तस्वीरें हैं वो आपस में होमोग्राफी से रिलेटेड होगी। आपकी तस्वीर में सिर्फ फर्श नहीं होगा, और भी तो ऑब्जेक्ट्स होंगे, कोई कुर्सी होगी, कोई और चीज़ होगी, कोई मेज़ होगी, कोई कंप्यूटर होगा, कोई बंदा आ गया होगा। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उन पॉइंट्स की बात कर रहा हूं जो प्लेनर सरफेस पे लाई करते थे। आपकी तस्वीर में वो वाले पॉइंट्स दुनिया के जो किसी प्लेन पे लाई करते हैं, उन दो तस्वीरों में उन पॉइंट्स की जो तस्वीरें हैं वो होमोग्राफी से रिलेटेड होंगी। ठीक है, वो ये वाली बात है जो यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, कि m प्राइम हमने लास्ट स्लाइड पे देखा कि m प्राइम और m ये वो होमोग्राफी से रिलेटेड थे, तो हमने m प्राइम की जगह h पाई m कर दिया।
एनी क्वेश्चन हेयर, एनी कंसर्न हेयर? मैं रिप्लेस किया एम प्राइम को होमोग्राफी इनटू एम से रिप्लेस कर दिया। ओके अब मैंने क्या किया, अब मैंने कहा कि ये क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है ना यहाँ पे, और हमने देखा था कि क्रॉस प्रोडक्ट जब आपने किसी वेक्टर से करना है तो वो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि उस वेक्टर का कॉरस्पॉन्डिंग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाएं 3x3। याद है क्रॉस प्रोडक्ट में हम ये बनाते थे? यस ठीक है, जो वहाँ u के या v के कंपोनेंट से बना था, यहाँ e प्राइम के 3 कंपोनेंट्स हैं, उससे बना होगा ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और उस मैट्रिक्स को आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना था, मैंने बस वो मैट्रिक्स लिया और मल्टीप्लाई कर दिया आगे जो भी चीज़ थी। ठीक है, और अब देखें कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का साइज था 3x3 और जो होमोग्राफी आपके पास आई है उसका साइज क्या था? होमोग्राफी का साइज क्या था? 3x3। अच्छा ये बताइए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो था इसका रैंक क्या था? रैंक 2 था सर। इसका रैंक 2 था। और जो आपका होमोग्राफी है उसका रैंक होता क्या है? मैं हमेशा कहता हूँ रैंक सर 8 होता है। नहीं, 3x3 मैट्रिक्स है, इसका रैंक 3 से ऊपर हो नहीं सकता। इन्वर्टिबल कहता हूँ मैं हर बार इसको कि होमोग्राफी एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होता है। अगर इन्वर्टिबल नहीं है तो होमोग्राफी नहीं है। और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स तब भी होता है जब उसका फुल रैंक हो, यानी जितनी रोज हैं जितने कॉलम्स हैं उतना रैंक हो। तो फुल रैंक है, ये रैंक 3 है। ठीक है, तभी इन्वर्टिबल होगी। ओके सो ये 3x3 मैट्रिक्स पहले वाला और 3x3 मैट्रिक्स दूसरे वाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा जब, तो मेरे पास एक और 3x3 मैट्रिक्स आ गया F, राइट? इसका साइज 3x3 होगा। मैं इनको ज़रा इकट्ठे करके लिख देता हूँ कि मेरे पास अब आया क्या है। मेरे पास ये आया है L प्राइम इक्वल्स F जो कि 3x3 मैट्रिक्स है इंटू M। मुझे वैसे आई मेड अ मिस्टेक, ये सारे ऐसे होने चाहिए थे होमोजेनस स्पेस में, ऑल ऑफ दैम। सो मेरे पास इस वक्त ये सिचुएशन आ गई है। मुझे बताएं मैंने क्या अचीव किया है, ये इक्वेशन मुझे क्या ताकत दे रही है? इक्वेशन ए जो हमारे पास एल प्राइम लाइन है वो हम बना सकते हैं फ्रॉम कैमरा 1 की चीज़ों से। एग्जैक्टली अगर मेरे पास पहले कैमरा में कोई पिक्सल आप देते हैं मुझे M, तो मैं उसको F से मल्टीप्लाई करूंगा और आपको L प्राइम जो एपिपोलर लाइन है दूसरे कैमरा में, M के कॉरस्पॉन्डिंग जो एपिपोलर लाइन है दूसरे कैमरा में, उसके जो 3 नंबर बनते थे वो मैं डायरेक्टली आपको इस इक्वेशन से दे दूंगा अगर मुझे F पता है। अगर मुझे F पता है तो ये 3x3 मैट्रिक्स F gives me the power of mapping a pixel in the first camera to the corresponding epipolar line in the second camera. Agreed? Yes sir. निमिषा आप? यस सर। एमन आप फॉलो कर रही हैं?
या गुम गई हैं? वो सर अभी डिस्कनेक्टेड है, चलें कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, सो इस वक्त मुझे बस ये ताकत मिल गई है। ये जो मैट्रिक्स है ना F3/3, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है स्टीरियो वाले केस में। इस मैट्रिक्स को कहते हैं फंडामेंटल मैट्रिक्स, ठीक है। और इसका जो रैंक है वो 2 होगा, इसलिए क्योंकि लीनियर अलजेब्रा में एक रूल है ना कि रैंक ऑफ अ प्रोडक्ट, दो मैट्रिसेस हैं A और B, तो अगर मुझे वेट मैंने प्रोडक्ट करना था, रैंक ऑफ A मल्टीप्लाइड बाई B, दो मैट्रिसेस हैं उनका मल्टीप्लाई किया, ये जो प्रोडक्ट का रैंक होगा ना, दिस इज मैं भूल रहा हूँ, लेस देन इक्वल टू या इक्वल टू, आई एम नॉट श्योर। ये लीनियर अलजेब्रा की कोई भी अपेंडिक्स में या किसी लीनियर अलजेब्रा की किताब में देख लीजिएगा, जिसमें मैं कंफ्यूज हूँ वो ये है कि ये लेस देन इक्वल टू है या इक्वल टू है। अभी मैं इक्वल टू पे चलता हूँ, यानी इससे बड़ा नहीं हो सकता, पॉइंट ये है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। ये होगा मिन ऑफ रैंक ऑफ A एंड रैंक ऑफ B, यानी जब आप प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट का जो रैंक है वो इंडिविजुअल रैंक्स में जो मिनिमम है ना, उससे बड़ा नहीं हो सकता। सो आपका जो F है वो किससे बना है, किन दो चीज़ों के प्रोडक्ट से बना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स E प्राइम वाला और होमोग्राफी H पाई, राइट। सो इसका मतलब है कि इसका जो रैंक है इट विल बी द मिनिमम of the rank of the skew symmetric matrix, which is 2, and the rank of the homography, which is 3. So min of 2, 3 is 2. So fundamental matrix का rank 2 होगा, full rank नहीं हो सकता। 3/3 का ये matrix है, इसकी एक रो linearly dependent होगी बाकी दोनों। And therefore जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, यानी आपको लगेगा कि 3/3 है F, तो इसमें 9 पैरामीटर्स हैं, तो अगर F एस्टिमेट करना चाहूँ तो मुझे 9 इक्वेशंस चाहिए क्योंकि पैरामीटर्स 9 हैं। तो इट टर्न्स आउट कि आप नंबर 1 आप प्रोजेक्टिव स्पेस में काम कर रहे हैं, तो एक तो फ्री स्केलिंग पैरामीटर है ना कि आप किसी एक को 1 सेट कर सकते हैं, आपको सिर्फ 8 पैरामीटर्स की फ़िक्र करनी है। और दूसरी बात ये कि इसका रैंक 2 है, तो इसकी वजह से भी आपकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना आपके पास, क्या वो 8 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वाला आप मैट्रिक्स नहीं बना सकते, आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो गई है क्योंकि रैंक 3 नहीं हो सकता, रैंक 2 है। तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम ये रैंक की वजह से भी कम हो गई। सो 9 - 1 you have 7 degrees of freedom। ये इसलिए हम ये चीज़ें देख रहे हैं ताकि हमें पहले से पता हो कि अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 है तो मैंने असल में 7 चीज़ें एस्टिमेट करनी है, और उनको एस्टिमेट करने के लिए कितनी इक्वेशंस चाहिए एंड सो ऑन। फंडामेंटल मैट्रिक्स हमने देख लिया। M प्राइम जो पॉइंट है, यानी जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट था यहाँ पे, M प्राइम क्या एपिपोलर लाइन पे लाई करता है? बिल्कुल सर, है ना, क्योंकि M प्राइम इसी लाइन की, इस लाइन की जो तस्वीर थी वो L प्राइम थी, और M प्राइम कैपिटल M चूंकि यहाँ पे कहीं भी हो सकता था, देयरफॉर M प्राइम यहाँ पे कहीं भी हो सकता है। सो M प्राइम इस ग्रीन लाइन पे लाई करता है। वेल, जब आप कहते हैं कि M प्राइम लाइज ऑन लाइन L प्राइम, तो इसकी क्या कंडीशन हमने पढ़ी थी? इफ M1 लाइज ऑन लाइन L1 देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0, यही पढ़ा था हमने। यस सर। हाँ, अगर M1 L1 पे लाई करता है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ओके,
तो वी नो कि आपका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट एपिपोलर लाइन पे लाई करता होगा, विच मीन्स उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। यानी अगेन मैंने मिस कर दिए, दिस शुड बी प्रोजेक्टिव स्पेस। सो मैंने लिख दिया एम प्राइम ट्रांसपोज एल प्राइम इज ज़ीरो, बट व्हाट इज एल प्राइम? एल प्राइम अभी हमने देखा है पिछली स्लाइड पे, ये जो फंडामेंटल मैट्रिक्स से पता लगता है कि एल प्राइम इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग एफ विद एम। यानी एल प्राइम की जो एक्सप्रेशन है एफ इंटू एम, ये मैं रिप्लेस करने लगा हूं यहां पे। एल प्राइम को मैंने रिप्लेस कर दिया है बाय एफ इंटू एम, कि ये एपिपोलर लाइन कैसे आई थी? फर्स्ट कैमरा के पॉइंट को एफ से मल्टीप्लाई करके। एनी कंफ्यूजन? नो सर। ओके, ये हो गया। this is this and तो ये मेरे पास एक कंस्ट्रेंट आ गई है कि अगर m और m प्राइम अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं तो फिर m प्राइम ट्रांसपोज f इंटू m ये ज़ीरो वैल्यू आनी चाहिए। डू यू एग्री कि इसको कंस्ट्रेंट कहना चाहिए? ये शर्त है, m और m प्राइम पे ये कंडीशन नहीं आ गई एक कि अगर आप वाकई कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं तो फिर ये जो बाइलीनियर टर्म है या m प्राइम ट्रांसपोज f इंटू m ये ज़ीरो होगा। डू यू सी व्हाट इज हैपनिंग हियर? यस सर, इट शुड बी ज़ीरो, है ना? तो ये तो शर्त है, ये उधर से निकली है कि क्योंकि m प्राइम एपिपोलर लाइन पे लाई करता है तो देयरफॉर ज़ीरो होना चाहिए, और फिर मैंने एल प्राइम की एक्सप्रेशन यहाँ पे रिप्लेस कर दी एफ एम, एंड दिस गिव्स मी अ वेरी फेमस कंस्ट्रेंट कॉल्ड द एपिपोलर कंस्ट्रेंट। एपिपोलर कंस्ट्रेंट इस तरह क्योंकि ये एपिपोलर लाइन सारा कुछ जो है ये एपिपोलर प्लेन की वजह से हो रहा है, तो इसलिए इसको हम एपिपोलर कंस्ट्रेंट कहते हैं। एंड कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स मस्ट सेटिस्फाई दिस कंस्ट्रेंट। ओके, अब क्विकली देख लेते हैं कि जो फंडामेंटल मैट्रिक्स है आपके पास उसको एस्टिमेट करने का तरीका देख लेते हैं। क्योंकि देखें सो फार मैंने आपको ये कहा था कि ये पहला कैमरा कैलिब्रेटेड है, दूसरा कैमरा कैलिब्रेटेड है, तो इसका कैमरा मैट्रिक्स P मौजूद है, P प्राइम मौजूद है, उनकी बेस पे मैं C निकाल लूँगा, C प्राइम निकाल लूँगा, एपिपोल्स निकाल लूँगा, फाइन। आई एम नॉट श्योर, मे बी मैं होमोग्राफी भी निकाल लूँ और देयरफॉर मे बी मैं फंडामेंटल मैट्रिक्स भी निकाल लूँ, लेकिन what if my cameras are not calibrated? अभी तक तो जो भी हम पढ़ रहे थे हमने तो जिंदगी आसान की हुई थी कि कैमरा दोनों कैलिब्रेट हुए हैं। वेल व्हाट इफ आपको सिर्फ कोई बंदा आके दो इमेजेस दे देता है, सिर्फ दो इमेजेस आ गई आपके पास अब एक ही सीन की, और आपको और कुछ भी नहीं पता, आपको उसने नहीं बताया कि कैमरा मैट्रिक्स क्या थे, पहला कैमरा कहाँ पड़ा था, दूसरा कहाँ पड़ा था, कुछ भी नहीं पता, ठीक है। तो उस केस में कि जब आपके पास दो तस्वीरें तो हैं एक ही सीन की मुख्तलिफ एंगल्स से, लेकिन कैमरा कैलिब्रेशन मैट्रिसेस ना P पर मौजूद था आपके पास ना P प्राइम, उस केस में भी आप ये फंडामेंटल मैट्रिक्स F ये एस्टिमेट कर सकते हैं। किस तरह? आप कुछ कॉरस्पॉन्डेंसेस M और M प्राइम ये कॉरस्पॉन्डेंसेस हाथ से मार्क कर लें, कितनी ग्रेटर देन 8 या ग्रेटर देन इक्वल टू 8, कम से कम 8 कॉरस्पॉन्डेंसेस आप हाथ से मार्क कर लें। अगर हाथ से आपको नहीं अच्छा लगता आप कॉर्नर डिटेक्शन करके सिर्फ डिस्क्रिप्टर्स को मैच कर लें, ठीक है। वो नहीं अच्छा लगता आप
कोरिलेशन कोफिशिएंट के थ्रू कर लें, ये खैर ये हम चीज़ें कुछ देखेंगे। पॉइंट इज कि शुरू में f को एस्टिमेट करने के लिए आप किसी भी तरीके से कुछ कॉरेस्पॉन्डेंसेस ले आए। तो n कॉरेस्पॉन्डेंसेस है मेरे पास। एपिपोलर कंस्ट्रेंट क्या कहती है? एपिपोलर कंस्ट्रेंट कहती है कि अगर m और m प्राइम कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं तो फिर m प्राइम ट्रांसपोज fm ये ज़ीरो होना चाहिए। मेरे साथ हैं आप लोग? यही थी ना एपिपोलर कंस्ट्रेंट? यस सर। इस कंस्ट्रेंट को मैं ज़रा खोल के लिखने लगा हूं। इन द सेंस मैं क्यों खोल के लिखने लगा हूं, मुझे यहां से हिंट मिलती थी असल में। क्या ये अब ये आप लोगों ने आंसर करना है। ये जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है m प्राइम ट्रांसपोज fm, इज इट अ लीनियर एक्सप्रेशन? नो सर। हाउ, व्हाई? सर जब हम मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर रहे हैं तो इनकी पावर्स जो हैं वो 1 नहीं रहेंगी। किसकी ओवरऑल किसकी पावर्स? x एंड y की पॉइंट्स जो m की। ओके ओके ओके। सो आप ना, एक सवाल जो आपको फौरन पूछना चाहिए था मुझसे वो ये था कि जब आप कहते हैं इज दिस अ लीनियर एक्सप्रेशन इन m, तो आप ये तो बताएं लीनियर इन व्हाट? लीनियर इन जी जी नहीं कुछ सर। लीनियर इन m, लीनियर इन f, लीनियर इन m प्राइम, किसके बारे में पूछ रहे हैं? जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है, आई डोंट नो, x क्यूब y प्लस 2x स्क्वेयर y प्लस 3x माइनस 10, अगर इसमें पूछूं कि ये लीनियर है तो क्या जवाब देंगे आप? x में नॉन लीनियर है और y में लीनियर है। यस एग्जैक्टली, नॉन लीनियर इन x बट लीनियर इन y। सो देयरफॉर इट्स इंपॉर्टेंट हर बारी आप ये देखा करें या पूछा करें कि किस वेरिएबल की बात कर रहे हैं आप। सो यहां पर मेरे पास वेरिएबल्स कितने हैं? एक m है, एक f है और एक m प्राइम है। तो मैं पहले ऐसा करता हूं, m में पूछ लेता हूं m में लीनियर है कि नॉन लीनियर है? सर लीनियर है। क्यों? क्योंकि m के जो पॉइंट्स हैं x y m के पावर m के कंपोनेंट्स कहें, पॉइंट्स का और मतलब है m के कंपोनेंट्स। m के कंपोनेंट्स की पावर 1 से ज्यादा नहीं होगी क्योंकि वो कभी भी आप अपने आप से मल्टीप्लाई नहीं हो रहे है ना। राइट सर। और m प्राइम m प्राइम में भी लीनियर है कि m प्राइम के कंपोनेंट्स भी खुद से मल्टीप्लाई नहीं हो रहे और f पावर 1 से ज्यादा नहीं होगी। और f में सर f में भी लीनियर है। f में भी लीनियर है। सो ये तो पूरी की पूरी लीनियर ही थी एक्सप्रेशन, ठीक है। अच्छा, जस्ट सो दैट यू आर नॉट कंफ्यूज, अगर एक्सप्रेशन ये होती x ट्रांसपोज f x, फिर क्या होता? तो फिर ये नॉन लीनियर हो जाती है। हाँ, फिर ये क्वाड्रेटिक होती x में, क्वाड्रेटिक इन x बट लीनियर इन f। लेकिन हमारा जो केस है इसमें ये तीनों में लीनियर है इस वक्त, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल। अच्छा, मैं इस पे क्यों इतना टाइम ज़ाया किया? इसलिए कि जब मैं एक्सप्रेशन को देख रहा हूँ ना कि ये लीनियर है, इसका मतलब है कि मैं इसको ना सिंप्लीफाई करके मैट्रिक्स वेक्टर फॉर्म में जाने की कोशिश करूँगा, जिसमें मैं f को किसी तरह साइड पे ले आऊँ, क्योंकि मेरे जो अननोन्स है वो f है। और रिमेंबर, हम हमेशा अननोन्स को या लेफ्ट पे या राइट पे ले जाने की कोशिश करते थे, बाहर निकालते थे, ठीक है। बहरहाल इसको खोल के लिखते हैं।
एक्स प्राइम वाई प्राइम 1 इस तरह आ गया ट्रांसपोज होके, ये एम प्राइम लिखा, यहाँ पे एम लिख दिया एक्स वाई 1, यहाँ पे फंडामेंटल मैट्रिक्स की एंट्रीज आ गई 9 एंट्रीज। मैंने अब मल्टीप्लाई कर दिया, पहले मैट्रिक्स को एक्स वाई 1 से मल्टीप्लाई कर दें, जो रिजल्ट आएगा उसको एक्स प्राइम वाई प्राइम 1 से मल्टीप्लाई कर दें, एक्सप्रेशन इस तरह की आ जाएगी। ठीक है, यानी आप इस तरह से देख लें, f11 x से मल्टीप्लाई होगा ना, यस और वो जो भी अब आगे जो भी होना है, ये जो f11 और x आए थे ये कभी ना कभी x प्राइम से मल्टीप्लाई होंगे ना, जी बिल्कुल सर। तो ये यहाँ पे यही हो रहा है, x और f11 दोनों हैं, x भी है f11 भी है और x प्राइम ये भी है। खैर आप ये खोल के देखेंगे तो ये इस तरह की एक्सप्रेशन आ जाएगी, और इस एक्सप्रेशन को आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट की तरह लिख सकते हैं, जिसमें ये जितनी भी x x प्राइम y x प्राइम x प्राइम, यानी जितनी भी इमेज पिक्सल से इमेजेस से जो डेटा आ रहा था x y और x प्राइम y प्राइम, उनसे कोई 9 टर्म्स बनती हैं। ये वो 9 टर्म्स मैंने ऐसे लिख दी हैं, और जो कॉरस्पॉन्डिंग अननोन टर्म्स जो मल्टीप्लाई होंगी इनसे, वो मैंने इधर कॉरस्पॉन्डिंग जगहों पे रख दिए। ठीक है, आर यू कन्विंस्ड के चूंकि ये लीनियर एक्सप्रेशन है ना यहाँ पे, इसका मतलब है ये कि दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट से ये लिखी जाएगी, ये वो दो वेक्टर्स हैं। यानी इसकी डिटेल्स तो आप फॉलो कर लीजिएगा, पर ओवरऑल आइडिया पे आर यू कन्विंस्ड कि हाँ ये तो हम इस तरह लिख सकते हैं। यस सर। ओके, हुआ क्या है, एपिपोलर कंस्ट्रेंट जो मैट्रिक्स की फॉर्म में थी कैपिटल F, और यहाँ पे 0 था उसके साथ, तभी तो वो कंस्ट्रेंट थी, उसी कंस्ट्रेंट को किसी कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के लिए m प्राइम और m के लिए मैंने इस तरह से लिख लिया 0 इक्वल्स s ट्रांसपोज f, जिसमें मेरे जो अननोन्स हैं वो राइट पे एक वेक्टर की शक्ल में आ गए, और जो m और m प्राइम में जो डेटा पड़ा था वो यहाँ s में चला गया। मेरे साथ हैं आप लोग? यस सर। ये मैंने लिखा है एक कॉरस्पॉन्डेंस के लिए। मेरे पास कितनी कॉरस्पॉन्डेंसेस हैं? n। यस सर। ठीक है, मैं हर कॉरस्पॉन्डेंस के लिए ना ये टर्म लेके आता हूं, यानी फॉर द ith कॉरस्पॉन्डेंस मेरे पास आएगा वेक्टर si का ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय f। f तो वो सेम है, वो तो अननोन है, तो ये si बनेगा ith कॉरस्पॉन्डेंस। ठीक है, यस सर। ओके, अब मैं एक एरर फंक्शन बना रहा हूं। मैं कहता हूं कि अगर आप मुझे कहते हैं कि फंडामेंटल मैट्रिक्स में जो f की एंट्रीज थी वो ये वाला f है, जो भी है ये, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कितना एरर है, कितना बुरा है ये f। और वो एरर इस तरह निकालता हूं कि मैं अगर f ठीक है तो पहली जो कॉरस्पॉन्डेंस है, अगर f ठीक है तो पहली कॉरस्पॉन्डेंस की जो एपिपोलर कंस्ट्रेंट है ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, पहली वाली, अगर f ठीक है 0 होना चाहिए था। अगर f ठीक है तो दूसरी वाली को क्या आना चाहिए था, कॉरस्पॉन्डेंस 0 आना चाहिए। 0 आना चाहिए, सारों को 0 आना चाहिए था। अच्छा, f अगर ख़राब है तो ये 0 नहीं आएगा, 0 के इर्द गिर्द आ जाएगा, या माइनस में हो सकता है या प्लस में हो सकता है। जितना भी ये 0 से दूर है ये मैंने उसको स्क्वायर कर दिया, यानी मैं हर कॉरस्पॉन्डेंस पे गया हूँ 1 से लेके n तक। हर कॉरस्पॉन्डेंस पे जो एपिपोलर कंस्ट्रेंट जो कि 0 होनी चाहिए थी, जितना वो 0 से दूर है मैंने वो स्क्वायर कर दिया। तो अगर नेगेटिव साइड पे भी दूर है वो स्क्वायर्ड जो दूरी है या स्क्वायर्ड एरर कह लें, वो मैं कंप्यूट कर रहा हूँ फॉर एवरी कॉरस्पॉन्डेंस, और उन सारों का सम करता हूँ। इसको सम स्क्वायर्ड एरर कहते हैं, सम स्क्वायर्ड एरर। और अब मैं बस कुछ ट्रिक्स प्ले करने लगा हूँ कि ये जो SI ट्रांसपोज F है, इसका साइज बता सकते हैं आप?
एपिपोलर कंस्ट्रेंट स्केलर नहीं आती थी वैल्यू, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है 1 by 1, राइट, स्केलर। अब मैं क्या करने लगा हूं, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर का मतलब है मैं दो दफा लिख देता हूं SI ट्रांसपोज F को, इजाजत है? मैं इसको अपने आप से मल्टीप्लाई करने लगा हूं, कर दूं? यस सर। तो ये मैंने कर दिया, और ये 1 by 1 एक चीज पड़ी है, उसका अगर मैं ट्रांसपोज ले लूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? स्केलर का ट्रांसपोज वही स्केलर नहीं होता? बिल्कुल सर। सो हु केयर्स, मैंने कर लिया, मैंने कर दिया ट्रांसपोज, ठीक है, कोई फर्क तो नहीं पड़ा, राइट? राइट सर। ओके। और अब अगर इस ट्रांसपोज को अगर मैं खोलूं तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी, F ट्रांसपोज दूसरी तरफ चला जाएगा, SI जो है वो अंदर आ जाएगा। तो मैंने वही किया, लेकिन F जो है ट्रांसपोज, ये तो इसका I से कोई ताल्लुक है कि किस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं? I पे तो S डिपेंड करता है, F तो मेरा अननोन्स का वेक्टर है एक, तो मेरा फंडामेंटल मैट्रिक्स है, ये तो एक ही चीज़ है। तो F को मैं बाहर ले जाता हूँ, तो एक दफ़ा F लेफ्ट पे बाहर निकलेगा, और यहाँ पे राइट मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे राइट पे बाहर निकलेगा समेशन से। सो दिस इज व्हाट आई गेट, F ट्रांसपोज सम SI इंटू SI ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय F। ये जो पूरा सम है, इसको आउटर प्रोडक्ट कहते हैं, इसको, ये तो आपने बल्कि हमने किया है, दिस इज एन आउटर प्रोडक्ट, दिस इज अ सम ऑफ आउटर प्रोडक्ट्स। इसका साइज बताएं क्या है, SI इंटू SI ट्रांसपोज का, ये 9 by 9 होगा, क्योंकि S में 9 नंबर्स थे। 9 by 1 इंटू 1 by 9, दिस इज 9 by 9। ये जो सम हो के पूरा वेक्टर मैट्रिक्स आता है, उसको मैं A कह रहा हूं, ये भी 9 by 9 का है। F का साइज 9 by 1 है, मेरे 9 अननोन्स हैं, और F ट्रांसपोज ये 1 by 9 है। ओवरऑल जो साइज आना है वो 1 by 1 आएगा, और मेरा एरर स्केलर ही होता है, ये जो मेरा एरर है इस जैसे स्केलर वैल्यू, इसलिए 1 by 1 एरर आया, ठीक है, 1 by 1। अच्छा, कोई कंफ्यूजन, कोई चीज रिपीट करनी हो, सिर्फ इस एरर फंक्शन को डिस्क्राइब करते हुए? एनीवन? बताइए। नहीं, ये तो बिल्कुल आपने धक्के से कहा है। नहीं सर, समझ आइए। ओके ओके, सो अगर एरर फंक्शन हमने बना लिया है, अब तो आगे ऑप्टिमाइजेशन है ना, कि सबसे अच्छा F क्या होगा। रिमशा आप बताएं, सबसे अच्छा F कौन सा होगा जिसका एरर बहुत ज्यादा होगा? नो सर, इसका एरर कम होगा। और कम, हाँ, कम से मतलब कितना कम हो सकता है? 0 या नेगेटिव भी हो सकता है? सर 0। क्यों नेगेटिव, क्यों नहीं? नेगेटिव क्यों नहीं? सर कंस्ट्रेंट, व्हाट द कंस्ट्रेंट? नहीं, कंस्ट्रेंट भी कोई नहीं, ये स्क्वायर की वजह से। ये S ट्रांसपोज F ये नेगेटिव हो सकता था, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर हुआ हुआ है और वो स्क्वायर करके सम कर रहे हैं, तो ये स्क्वायर चीजें सारी पॉजिटिव होती है सर, इसका स्क्वायर ले रहे हैं ना, स्क्वायर की वजह से। एग्जैक्टली। तो E ऑफ F जो है, ये कम से कम जो वैल्यू है इसकी वो 0 हो सकती है, और हमें ऐसा F चाहिए जो इसकी वैल्यू को कम से कम कर दे, 0 कर दे या जितना कम कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं मिनिमाइज करता हूं, तो मिनिमाइज करने में ट्रिवियल सोल्यूशन तो ये है, F को 0 वेक्टर डाल दें,
यहाँ अभी आप कर लें ज़रा, एफ को ज़ीरो वेक्टर कर दें तो ई ऑफ एफ क्या आएगा? एफ को अगर आप ज़ीरो कर देते, एफ को अगर आप ज़ीरो सेट कर देते, ये इससे ट्रिवियल सोल्यूशन आ गई, क्योंकि इससे ई ऑफ एफ नेसेसरली ज़ीरो हो जाएगा और मुझे कुछ भी नहीं पता लगा, यानी सबसे कम वैल्यू भी आ गई ई ऑफ एफ की एरर की, और फंडामेंटल मैट्रिक्स भी नहीं पता लगा मुझे, 0 0 0 0 पढ़ें, कुछ भी नहीं पता लगा। तो ये ट्रिवियल सोल्यूशन है, आई डोंट नीड दिस, आई वांट टू अवॉइड दिस। उसको अवॉइड करने के लिए हम अपने जो एफ वेक्टर है उस पर एक कंस्ट्रेंट लेके आते हैं कि यार मुझे ऐसा एफ देना जो ज़ीरो वेक्टर ना हो। ज़ीरो वेक्टर कब नहीं होगा? जब उसकी लेंथ एग्जिस्ट तो करती हो, कम से कम लेंथ कम 1 हो उसकी। ये कुछ 1 की बजाय कुछ भी रख सकते थे, बस नॉन ज़ीरो। ये सारी चीज़ें आपने देखी हुई हैं। ये जितनी मैं बातें कर रहा हूँ, ऑल ऑफ दिस रिड्यूसेस टू कि आपका जो ऑप्टिमल एफ है दैट इज द आर्गमिन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक टर्म एफ ट्रांसपोज ए एफ। अब मैंने इसको क्वाड्रेटिक कहा है, क्यों? क्योंकि मेरा एफ जो अननोन्स थे उनमें ये क्वाड्रेटिक है, एफ कभी ना कभी अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो द बेस्ट एफ स्टार is the argument that minimizes this quadratic term f transpose af subject to a constraint that length of f should be 1. ये constraint optimization किस तरह सॉल्व होती थी इफरान? constraint optimization लग्रांज मल्टीप्लायर्स का मेथड था एक, और वो सब आपने देखा हुआ है, ये सब आप लोगों ने किया हुआ है। इसका सोल्यूशन ये है, आपने असल में कॉर्नर डिटेक्शन की बारी शायद आर्ग मैक्स किया था, एंड आई एम नॉट श्योर, मे बी होमोग्राफी की बारी आर्ग मिन कुछ किया हो, कभी ना कभी शायद आर्ग मिन किया था शायद। एनीवेज, हाँ, सो एफ स्टार शुड बी द आइगन वेक्टर ऑफ ए कॉरेस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू। ठीक है, और जब एफ स्टार मिल जाता है, आप इसको रीशेप कर दें, 3x3 मैट्रिक्स बना दें, दैट विल बी योर फंडामेंटल मैट्रिक्स। ठीक है, लेकिन आपको याद है फंडामेंटल मैट्रिक्स का रैंक जो है वो 2 होना चाहिए था। जिस तरह से हमने फंडामेंटल मैट्रिक्स बनाया था वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और होमोग्राफी से मल्टीप्लाई, यानी उसका रैंक हैज टू बी 2। ये जो अभी हमने आइगन वेक्टर निकाला है और उससे एफ बनाया है, इसमें हमने कभी उसको इन्फोर्स नहीं किया था कि जो सोल्यूशन तुम दे रहे हो एफ स्टार ऐसा निकले कि उससे मैं कैपिटल एफ बनाऊं तो उसका रैंक 2 निकले। ये हमने कभी इन्फोर्स नहीं किया था इस ऑप्टिमाइजेशन में। तो हम करते क्या है कि इस तरह इधर से जो एफ स्टार निकला है उससे कैपिटल एफ बनाते हैं और ज़बरदस्ती उसका रैंक जाके 2 बना देते हैं। वो मैं क्विकली बता देता हूँ कि कैसे। और ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता रैंक 2 करना। कई सिचुएशंस में जो आइगन वेक्टर आ गया है उससे जो कैपिटल एफ आ गया है दैट इज़ गुड इनफ, लेकिन कुछ सिचुएशंस में ये ज़रूरी होता है, इससे रिजल्ट्स पे फ़र्क पड़ रहा होता है। तो इन दो सिचुएशंस हम ये जो रैंक 2, हम एक एफ कैपिटल एफ आ गया है मेरे पास, मैं इसकी बजाय एक नया कैपिटल एफ निकालूंगा जिसका रैंक 2 होगा और वो सिंगुलर वैल्यू डीकम्पोजिशन से निकलेगा। मैं एसवीडी की डिटेल्स में नहीं जाता, पर उसको यूज़ करना बता देता हूँ कि हम करेंगे क्या। सिंगुलर वैल्यू डीकम्पोजिशन एक एल्गोरिदम है, एक प्रोसेस है। वो क्या करता है, किसी भी मैट्रिक्स आप उसको दे दें, फॉर एग्जांपल एफ, कोई भी मैट्रिक्स उसको दे दें, वो उस मैट्रिक्स की बजाय 3 नए मैट्रिक्स आपको रिटर्न करेगा। वो इस तरह के मैट्रिक्स होंगे कि उनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना इस तरह से यू डी वी ट्रांसपोज करके, तो वापस एफ आ जाएगा आपके पास। फाइन, U की कोई ख़ास प्रॉपर्टीज़ होंगी, V की भी कोई ख़ास प्रॉपर्टीज़ होंगी,
और डी जो है ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा, और इस डायगोनल मैट्रिक्स में यहाँ पे जो सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 वैल्यूज पड़ी हैं ये होंगी एफ ट्रांसपोज एफ, यानी आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स था, एफ ट्रांसपोज एफ की आइगन वैल्यूज होंगी और उनका स्क्वायर रूट, वो ये वैल्यूज पड़ी हैं। इसका मतलब है कि सिग्मा 3 और ये रैंक्ड होंगी, मुझे लिखना चाहिए था, ये ऑर्डर्ड होंगी। सिग्मा 1 सबसे बड़ी वैल्यू होगी, सिग्मा 2 उससे छोटी होगी, सिग्मा 3 उससे छोटी होगी। जरा सिग्मा 3 को देखें। सिग्मा 3 का रिलेशन है आइगन वैल्यू नंबर 3 से। अब मैं करूंगा क्या, बहुत ही सादा ट्रिक है। मैं डी को उठाऊंगा, मैट्रिक्स डी को, इसमें सिग्मा 3 को 0 कर दूंगा जाके, दैट्स ऑल आई एम डूइंग। सिग्मा 3 को 0 कर दूंगा। सिग्मा 3 को 0 करने का मतलब है कि जैसे यहां पे जो आइगन वैल्यू थी ना एफ ट्रांसपोज एफ की, कि जैसे वो 0 हो गई थी, और जब मैं इसको 0 करके वापस मल्टीप्लाई करूंगा u को d को, लेकिन d में अब सिग्मा 3 0 हो गया, और v को, इधर से एक नया f आ जाएगा, ये f प्राइम कह लें, नया f है, ठीक है। ये जो नया f आपके पास आया होगा, चूंकि ये बना ही ऐसे है, एक यहां पे 0 डाल के, इसका रैंक 2 होगा, और ये f से करीब तरीन रैंक 2 वाले कई मैट्रिसेस हो सकते थे। ये f रैंक 2 वाले तमाम मैट्रिसेस में से सबसे जो करीब मैट्रिक्स है f के, ये वो आ गया आपके पास, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू इन्फोर्स द रैंक 2 कंस्ट्रेंट, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह हम अगली दफ़ा करेंगे। आज के लेक्चर में हमने स्टीरियो सेटअप को देखा है, बेसिक, और हमने ज्योमेट्री देखी है पॉइंट्स की, लाइंस की, होमोजेनस स्पेस में। हमने एपिपोलर ज्योमेट्री देखी है, हमने फंडामेंटल मैट्रिक्स देखा है, हमने एपिपोलर कंस्ट्रेंट देखी, और एपिपोलर कंस्ट्रेंट को यूज करके फंडामेंटल मैट्रिक्स को एस्टिमेट करने का तरीका देखा है, ठीक है। अगली दफ़ा हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और रिकंस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे। अभी हमने रिकंस्ट्रक्शन की कोई ख़ास बात की नहीं, 3D रिकंस्ट्रक्शन की, तो अगली दफ़ा हम विल मूव टूवर्ड्स रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। आज बेसिक्स थे स्टीरियो के, ठीक है।